से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने 102 नंबर तक सवाल करवा दिए थे। देखते हैं 103 नंबर सवाल। कहा गया है सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। इसको हम एलिगेशन से करेंगे। एक तरफ लिखेंगे सोना, कहा गया है सोना पानी से 19 जबकि तांबा, एक है सोना धातु है और दूसरी धातु तांबा है, दोनों का मिश्रण मिलाया गया है तो बीच में हम मिश्रण धातु को लिख देंगे। सवाल में कहा गया है सोना पानी से कितने गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। आगे तांबा पानी से 9 गुना भारी है और मिश्रण के बारे में बताया गया है कि ये इससे 15 गुना भारी है। एक चीज हमने देखा कि सोना का भी संबंध पानी से है, तांबा का भी संबंध पानी से है और मिश्रण का भी संबंध पानी से है। अब तुरंत हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन लगाने के लिए हमने बताया था कि 15 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 और 19 में 15 घटा जाएंगे आ जाएगा 4। अब ये 6-4 तो अनुपात अभी सरलतम अनुपात में है नहीं, तो इसका अनुपात आ जाएगा 3:2। अर्थात किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है, 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात 2 प्रकार का सोना है। एक तुम्हारा 18 कैरेट का सोना है और एक 20 कैरेट का सोना है। तो जो 18 कैरेट का सोना है उसमें 3/4 भाग सोना है, इसमें 3/4 भाग सोना है। तो अगर इसमें 3/4 भाग सोना है तो 1/4 भाग जो है अशुद्धि है इसमें, यानी अशुद्ध सोना है। आगे कहा गया है जो 20 कैरेट सोना है, 20 कैरेट वाले में 5/6 भाग शुद्ध सोना है, इसमें 5/6 भाग शुद्ध सोना है यानी शुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध कितना है, तो इसमें अशुद्ध है 1/6 भाग। अब उसने हमसे कहा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना, तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना, तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना 3/4 है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का, तो 20 कैरेट में शुद्ध सोना है 5/6। इसी का ये अनुपात ज्ञात करना था। अब अनुपात अभी तो ये सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप में अनुपात निकालने का मतलब अंश और इस भिन्न का हर है 4 और इस भिन्न का हर है 6, दोनों के एलसीएम का गुणा कराएंगे तो एलसीएम आएगा 12, 12 का गुणा यहाँ पर, 12 का गुणा यहाँ पर, 4 × 3 = 12 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 9:10। तो यही 9:10 इसका क्या हो जाएगा, अर्थात 18 कैरेट और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोनों का अनुपात हो जाएगा 9:10। तो इसका आंसर आ जाएगा 9:10। नोट करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है। एक श्री गुप्ता है और एक श्रीमती गुप्ता है, तो इनके वजन का अनुपात है 7:8। इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। एक है श्री गुप्ता और एक है श्रीमती गुप्ता। इनके भारों का अनुपात उसने दे दिया है 7:8। इस अनुपात के हिसाब से हम मान लेंगे श्री गुप्ता का वजन 8 है और श्रीमती गुप्ता का 8 है, तो इसके हिसाब से 15 है बराबर 120 के, तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 8 के। 1 बराबर 8 के आ गया तो श्री गुप्ता का पहले हम एग्जैक्ट वजन निकालेंगे तो इनका आ जाएगा 56 किलोग्राम और इनका एग्जैक्ट वजन निकालेंगे तो आ जाएगा 64 किलोग्राम। आगे सवाल में कहा गया है डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। तो श्री गुप्ता का जो अब भार है वो 6 किलोग्राम जब इसमें कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 किलोग्राम। आगे का आगे इनके भार 6 किलोग्राम कम हो गया, इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ है, हमने मान लिया श्रीमती गुप्ता का भार जो है -m किलोग्राम कम हुआ है। तो जो -m तो ये हो जाएगा 64 - m। श्री गुप्ता का नया भार 50 किलोग्राम है, श्रीमती गुप्ता का नया भार 64 - m किलोग्राम है और नया अनुपात है 5:6। इसको बगल में सॉल्व कर देते हैं तो 50/64 - m बराबर करेंगे 5/6। अब इसमें सॉल्व करेंगे तिर्यक का गुणा करा के जब m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोग्राम।
हमने यम की वैल्यू निकाली आई 4 किलोग्राम। उसने पूछा था कि श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ है। हमने माना भी था कि श्रीमती गुप्ता का भार यम किलोग्राम कम हुआ है, तो यम की वैल्यू अगर 4 है अर्थात इसका आंसर आ जाएगा कि 4 किलोग्राम कम होगा। अगला देखते हैं, इसको नोट करो फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 106 नंबर का आ गया है। 106 नंबर में कहा गया है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि जितना भी इसका भार होगा, इसके भार का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये भार का वर्ग करने से इसका क्या आ जाएगा, मूल्य। ये इसमें उसने कंडीशन दी है कि जितना भी भार होगा, अगर किसी सोने का भार 5 किलोग्राम है तो उसका मूल्य 25 हो जाएगा। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसका अनुपात 1:2:3:4। हमारे हिसाब से पहला टुकड़ा x, दूसरा टुकड़ा 2x, तीसरा टुकड़ा 3x और चौथा टुकड़ा 4x। जब ये हीरा पूरे एक मूल टुकड़े में होगा तब ये टोटल होगा 4 3 7 2 9 1 10 x का। तो जब ये शुरुआत में इस हीरे का मूल्य कितना होगा, उसने कहा है कि भार का वर्ग, तो 10x का वर्ग हो जाएगा 100x²। यानी हीरे का प्रारंभिक मूल्य हो गया 100x²। जब हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया तो इस टुकड़े का अलग मूल्य हो गया x², इसका हो गया 4x² और इसका हो गया 9x² और इसका हो गया 16x²। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30x²। यानी जब हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया तो उसका मूल्य हो गया है 30x²। पहले तो मूल्य था 100x², अब हुआ है 30x²। उसने कहा है कि यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7000 की हानि हुई है, इसके हिसाब से हानि हुई है 70x² की। लेकिन क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि 7000 की, यहाँ से 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, x की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा 10। अब उसने हमसे पूछा है तो मूल हीरे का मूल्य कितना था, तो मूल हीरे का मूल्य था 100x²। यहाँ पर ये x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 100, x की वैल्यू आएगी 10 आई है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, अर्थात जब गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 10,000, अर्थात मूल हीरे का मूल्य 10,000 है। लेकिन इस सवाल में थोड़ी गलती है, जो पहला ऑप्शन दिया गया उसमें उसने गलती से 1 लाख कर दिया है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। इसका 1 0 क्या कर देंगे, काट देंगे, अर्थात पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मूल हीरे का मूल्य हो जाएगा 10,000। नोट करो इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। मदिरा और पानी का अनुपात उसने दे दिया है कि 3:1 है। कहने का मतलब इसमें मदिरा 3 है और पानी 1 है। इसका कितना भाग निकालकर इसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर। हमको करना क्या है, मदिरा और पानी बराबर करना है। और तो हम क्या करें, ये 3 है, ये 1 है, अगर हम इससे 1 निकाल के इसमें डाल दें तो यहाँ पर मदिरा बचेगी 2 और इसमें पानी हो जाएगा 2। हमने किया क्या है, एक यहाँ से मदिरा निकाली थी और उसको पानी में शिफ्ट कर दिया था, तो हमने मदिरा निकाली कितनी थी, 1। और ये निकाली किससे है, मदिरा से निकाला गया है कि पानी से, तो हमने मदिरा से ही निकाला गया है, अर्थात हमने कितना भाग निकाला है, 1/3 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। हमने 1 भाग निकाला है, वो भाग निकाला किससे है, मदिरा से निकाला है, तो 1/3 भाग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 में। 108 में कहा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध का ये अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा हमको भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों, पता होना चाहिए कि जो संपूर्ण पृथ्वी होती है उसको भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। उसने कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी में थल और पानी का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर 1:2 है। अगर इसमें हम इसको 10-20 कर लें तो भी देखो अनुपात इनका 1:2 ही रखे हैं, तो 0 बढ़ा लेंगे, अर्थात इसके हिसाब से पूरी पृथ्वी 30 की ही तो है, जिसमें से 10 थल है और 20 पानी है।
तो पूरी पृथ्वी हुई 30। हमने अभी बताया है कि भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो उत्तरी गोलार्ध भी 15 का हो गया और ये भी हो गया 15 का। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध का ये अनुपात 2:3 है। जो उत्तरी अर्ध गोलार्ध है उसमें थल और पानी का अनुपात है 2:3। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि उत्तरी गोलार्ध है 15 का और इसमें थल 2 है, पानी 3 है, तो इसके हिसाब से हो गया 5 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 3 के। यहाँ पर अलग थल निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर 6 के और 3 बराबर 9 के। हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में थल है 6 और पानी है 9। हमको ये भी पता है कि पूरी पृथ्वी में ओवरऑल कितना पानी है, तो पूरी पृथ्वी में थल है 10 और पानी है 20। तो ये भी सेव है कि जब पूरी पृथ्वी में 10 थल है और केवल उत्तरी गोलार्ध में 6 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सेव है कि थल बचेगा केवल 4। यहाँ पर पानी कितना बचेगा, पूरी पृथ्वी में पानी 20 है और केवल उत्तरी गोलार्ध में 9 है, तो इसमें बचेगा पानी 11। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उसने यही चीज पूछी है कि दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात हो जाएगा 4:11। इसका आंसर आ गया, नोट करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात क्रमशः, इस तरह का पीछे हमने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें कहा था कि दूध पानी का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 100 था। क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 109 दोनों एक ही प्रकार के हैं। तो 2 धातुएं हमने मान लिया, पहली धातु A है और दूसरी धातु B। तो पहली धातु में मिश्रण है जिंक और तांबे का, तो जिंक और तांबे का इसमें मिश्रण है 2:1। और दूसरी जो धातु है उसमें जिंक और तांबे का अनुपात, इसमें भी जिंक और तांबे का अनुपात है, इसमें अनुपात है 4:1। आगे उसने कहा जब दोनों धातुओं को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा मिश्रण AB। आगे उसने कहा है दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात, इसमें उसने जिंक और तांबे का नया अनुपात दे दिया है 3:1। हमने तरीका बताया था कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 और 1/3। ये हो जाएगा 4/5 1/5। ये हो जाएगा 3/4 और 1/4। ये हमने अलग अलग मात्राएं निकाल दी। अब इस सवाल को चाहो तो तुम जिंक से कर दो या फिर तांबे से कर दो। तो अगर हम जिंक से करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। साइड में बताया दे रहे हैं जिंक से करेंगे तो देखते हैं पहले मिश्रण में जिंक की मात्रा 2/3, दूसरे मिश्रण में जिंक की मात्रा 4/5 और टोटल मिश्रण में जिंक की मात्रा 3/4। अब हम करेंगे 3, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 का इधर भी गुणा और 60 का इधर भी गुणा और 60 का इधर भी गुणा। तो 60 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, इधर गुणा कराएंगे ये 48 आ जाएगा और इधर से गुणा कराएंगे तो ये 45 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 48 में 45 घटाएंगे आएगा 3 और 45 में 40 घटाएंगे आएगा 5, अर्थात अनुपात आ जाएगा 3:5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोट करो इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु में तांबा और जिंक का अनुपात, एक धातु है उसमें तांबा और जिंक का उसने अनुपात दे दिया है 9:4। इस अनुपात के हिसाब से इसमें 9 तांबा है और 4 जिंक है। उसने कहा यदि 24 किलोग्राम तांबा है तो इसके हिसाब से तांबा 9 है, तो 9 बराबर 24 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 24/9। तो उसने कहा कितना जिंक पिघलाना होगा, तो इसमें जिंक है कितना 4, तो 1 बराबर 24/9 के, तो 4 बराबर यहाँ से ज्ञात कर देंगे। 3 से इसको काटेंगे तो 24 3 का 9, ये हो जाएगा 32/3। अब 32/3 को सही बटे में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10 सही 2/3 किलोग्राम, अर्थात इसमें कितना जिंक पिघलाना होगा 10 सही 2/3 किलोग्राम जिंक पिघलाना होगा। ये भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया धातु ए के साथ 60 किलोग्राम और धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। एक धातु ए है और दूसरी धातु बी है। धातु ए के 60 किलोग्राम, इसकी मात्रा हम ऊपर लिख लेंगे जितनी भी दी गई है। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी की मात्रा है 100 किलोग्राम। दोनों की अलग अलग मात्राएं दे दी गई। यदि धातु ए में सीसा और टीन, इसमें सीसा और टीन का मिश्रण है और इसमें भी सीसा और टीन का मिश्रण है। इसमें सीसा और टीन का मिश्रण है 3:2 और इसमें सीसा और टीन का मिश्रण है 4:1। हमारे हिसाब से इसमें सीसा 1 है और टीन 2 है, तो इसके हिसाब से 5 बराबर 60 के तो 1 बराबर 12 के। तो यहाँ से हम इनकी एग्जैक्ट अलग अलग मात्रा निकालेंगे तो आ जाएगा 36 किलोग्राम और ये मात्रा हो जाएगी तुम्हारी 24 किलोग्राम। आगे देखते हैं, इसको भी इसी अनुपात में देखते हैं किस तरह से। 4 अनुपात, इसमें सीसा इसके हिसाब से 4, तांबा 1, तो इसमें हो जाएगा 5 बराबर 100 के तो 1 बराबर 20 के। तो इसमें 4 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80 किलोग्राम, ये आ जाएगा 20 किलोग्राम। आगे उसने कहा दोनों को जब मिला देंगे तो ये नया मिश्रण बन जाएगा AB। अब उसने यही पूछा है कि इसमें सीसा और तांबा किस अनुपात में होगा, सॉरी इसमें सीसा और टिन किस अनुपात में होगा। अब देखते हैं, जब दोनों को मिलाएंगे तो सीसा सीसा के साथ मिलेगा जाके, तो टोटल सीसा हो गया कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो 116 हो गया। तांबा तांबा के साथ मिले जाएगा, तांबा हो जाएगा 44 किलोग्राम, ये 44 ये इतना हो गया। उसने हमसे पूछा है कि जब दोनों को मिला देंगे तो नई धातु में टिन कितना होगा, तो नई धातु में टिन कितना आ रहा है 44 किलोग्राम। अगर नई धातु में सीसा पूछा जाता तो 116 ग्राम, इसका आंसर 144 आंसर सही होगा, ये भी नोट करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट 112 नंबर। एक 112 नंबर में कहा गया है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। 3 प्रकार के यहाँ पर विद्यार्थी हैं, कला है, वाणिज्य है और विज्ञान है। 3 प्रकार के यहाँ पर विद्यार्थी हैं। इनका अनुपात उसने दिया है, ये अनुपात है 3:5:8। यदि इन विभागों के छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हुई हो तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना हो। अब एक चीज देखो, इसमें 20% की वृद्धि करनी है। अगर हम 3 का 20% निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। हमको अगर इसका कैलकुलेशन सरल करना है तो हमने बताया था कि अगर कोई दिया गया अनुपात है, उसमें अगर अनुपात दिया गया है तो उसमें सभी में किसी संख्या से गुणा करा सकते हैं और किसी संख्या का भाग भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सब में 10 का गुणा करा देते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 30:50:80। अभी भी इनका अनुपात 3:5:8 ही है। अब इसमें क्या करना है, इसमें 20% की वृद्धि करना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि अब कला में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। तो पहले थे 30, इसमें 20% की वृद्धि करना है तो सीधे हम इसका 120% निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 36। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कि वाणिज्य में अब विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो वाणिज्य में कितने की वृद्धि हुई है, पहले थे 50, वाणिज्य में उसने कहा है कि 40% की, तो 140/100 हो जाएगा। तो अब इसमें विद्यार्थी हो जाएंगे 70। इसी प्रकार से निकाल देंगे हम विज्ञान में। तो विज्ञान में पहले कितने थे, विज्ञान में पहले थे 80, उसने 25% की वृद्धि की बात की है, तो ये हो जाएगा 125/100। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 100। अर्थात कला में अब विद्यार्थी हैं 36, वाणिज्य में अब है 70, विज्ञान में अब है 100। उसने इन्हीं तीनों का अनुपात पूछा है, तो कुछ नहीं करना, सीधे इनका अनुपात ज्ञात कर देंगे। तो अनुपात ज्ञात करेंगे इधर साइड में, तो 36:70:100। अब देखते हैं ऐसी कोई संख्या जिससे सब में भाग चला जाए। तो पहले तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर यही आ जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे तीनों में भाग जाएगा, तो अब इनका तीनों का अनुपात 18:35:50 हो जाएगा। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 में हैं। दो संकाय हैं, एक संकाय कला संकाय है और एक संकाय वाणिज्य संकाय है। तो कला संकाय और वाणिज्य संकाय में छात्रों का अनुपात 4:5 है, अर्थात हम इसमें मान लेंगे कि माना ये 4x और ये 5x। देखते हैं इसमें अनुपात वही रहेगा। आगे का आगे वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर, तो कला संकाय में कोई परिवर्तन नहीं है, वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और प्रवेश ले रहे हैं। तो अब इनकी संख्या 4x और इसकी संख्या हो जाएगी 5x प्लस 65। अब इनका नया अनुपात निकालेंगे तो नया अनुपात उसने दे दिया है 8:11 है। अब तिर्यक का गुणा कराएंगे यहाँ से तो 44 हो जाएगा, इसमें भी 8 का गुणा कराएंगे तो 8×5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 520। यहाँ से निकालेंगे तो 4x बराबर 520, तो x बराबर आ जाएगा 130। और उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। तो कला संकाय में विद्यार्थी थे कितने, 4x। x का मान 130 है, यहाँ पर x का मान रखेंगे 4 गुणा 130 बराबर आ जाएगा 520। अर्थात इसका आंसर आ जाएगा कि कला संकाय में 520 विद्यार्थी हैं। 13 का 113 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 3 विद्यालयों A, B, C के छात्रों का अनुपात। 3 विद्यालय हैं A, B, C। इसमें छात्रों का अनुपात उसने दिया है 5:4:7। फिर सेम वही क्रिया, यदि इन विद्यालय के छात्रों की संख्या में क्रमशः इसमें हुई है 20% की वृद्धि और आगे वाले में इसमें हुई है 25% की वृद्धि और लास्ट वाले में हुई है 20% की वृद्धि हुई है। अब हम ऐसे डायरेक्ट अगर 5 का 20% निकालेंगे तो दशमलव में बनेगा, 4 का 25% निकालेंगे तो दशमलव में बनेगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, अर्थात 50, 40, 70 हो गया, अनुपात तो वही है। अब इसमें हम निकाल देंगे सीधे, तो 50 का 120/100। तो अब इसके विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 60। इसी तरह 40 का 125/100, ये हो जाएंगे 50। अब इसमें विद्यार्थी हैं 50। इसी तरह इसमें भी निकालेंगे तो आ जाएगा 70 का 120/100। अब इसमें विद्यार्थी हो जाएंगे 84। अब उसने पूछा है हमसे कि वृद्धि होने पर अनुपात कितना होगा, तो अब इनका नया अनुपात ज्ञात करना है। तो 60 है, 50 है, 84 है। सबसे पहले इसमें सब में 2 का भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30, 25 और 42। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे तीनों में भाग चला जाए, तो इनका अनुपात हो जाएगा 30:25:42। हो गया सवाल, नोट करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है कि 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। हमने मान लिया 3 संख्याएं A:B:C 3:4:5। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। देखते हैं, हमारे हिसाब से पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4 और तीसरी संख्या 5। इस अनुपात के हिसाब से पहली और तीसरी का योग कितना होगा, तो पहली तीसरी का योग होगा 9। ये अनुपात के हिसाब से पहली तीसरी का योग और दूसरी संख्या है कितनी, 4। इस अनुपात के हिसाब से पहली तीसरी का योग दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना अधिक है, 52 अधिक है। उसने कहा है पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर योग होगा 8। 5 3 8 होगा। पहली और तीसरी का योग 8 और दूसरी संख्या 4 है, तो ये होगा 4 अधिक। कितना अधिक है, 4। तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 13 है। आगे उसने कहा है तो सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 5 ही तो है। 1 बराबर 13 के दोनों तरफ 5 बराबर कर देंगे तो आ जाएगा 65। अर्थात इनमें से बड़ी संख्या 65। छोटी पूछता दोनों तरफ 3 करते 39 आ जाता। बीच वाली संख्या पूछते तो बीच वाली संख्या आ जाती। नोट करो इसको भी, छोटा सिंपल सवाल है, छोटा सा। आगे देखते हैं 116 में। 116 नंबर में कहा गया है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है।
हमने मान लिया दो संख्याएं a अनुपात b है 3:4। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर ये अनुपात 4:5 हो जाता है। अब नया अनुपात हो कितना जाता है, a अनुपात b ही है। अब नया अनुपात हो जाता है 4:5। उसने कहा है कि प्रत्येक में 6 की वृद्धि की गई है, तो इसके हिसाब से ये अनुपात के हिसाब से इसमें कितना बढ़ा है 1, इसमें कितना बढ़ा है 1। सवाल के हिसाब से प्रत्येक में 6 बढ़ा रहा है, तो ये 1 बराबर हम 6 कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात के हिसाब से दोनों में 1 बढ़ा। लेकिन सवाल में उसने कहा 6 की वृद्धि हुई है, तो 1 बराबर 6 के हो गया। उसने कहा इन संख्याओं में अंतर कितना है, तो इस अनुपात के हिसाब से इन संख्याओं में अंतर कितना है, 1 का ही है। तो 1 बराबर ही तो उसने अर्थात पूछा है, 1 बराबर 6 के, अर्थात इसका उत्तर 6 आ जाएगा। ऐसे ना करके सीधे हम कर सकते हैं 3 बराबर निकालो तो यहाँ पर आ जाएगी संख्या ये 18 आ जाएगी, 4 बराबर निकालोगे 24 आ जाएगी, फिर भी 24 और 18 का अंतर 6 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में कहा गया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, इनका अनुपात 2:3 है। इस अनुपात के हिसाब से इसको हम 2x ले सकते हैं और इसको 3x ले सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अगर दिया गया अनुपात है उसमें किसी संख्या का गुणा करा दें तो भी अनुपात, दोनों में अगर किसी एक संख्या गुणा कराते हैं तो भी अनुपात वही रहता है। x का दोनों में गुणा कराया है तो अनुपात वही रहेगा। तो हमारा मानना यहाँ तक सही है। आगे कहा गया इनका गुणनफल 96 है, तो इसके हिसाब से इनका गुणनफल 2x गुणे 3x बराबर 96 के है। यहाँ से ये हो जाएगा 6x² बराबर 96, तो x² बराबर 16 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। आगे उसने पूछा है कि इनका योगफल कितना होगा, इसके हिसाब से इनका दोनों का योगफल मतलब जोड़ देना, तो इनका योगफल हो जाएगा 5x, और x की वैल्यू तो अभी हमने 4 निकाली है, तो यह योग हो जाएगा 20, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में कहा गया है तीन संख्याएं a:b:c ऐसी हैं कि a को दुगुना b के तिगुने के बराबर है। तो यहाँ पर a का जो तिगुना है, a का दोगुना, उसने कहा है कि a का दोगुना b के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से तुरंत हम a:b साइड में ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 3:2। यहाँ से हमने इतना कर दिया। a का दुगुना b के 4 गुने के बराबर है तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। तो b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। यहाँ से b:c निकालेंगे तो आ जाएगा 5:4। इतना हमने कर दिया। अब उसने कहा है तो a और c का अनुपात कितना होगा, तो हमने पिछली क्लासों में शुरुआत के जो वीडियो थे उसमें हमने बताया था कि जब a:b दिया हो और b:c दिया हो, तुमसे डायरेक्ट उसने a:c पूछा हो, तो इनके प्रथम पदों का गुणनफल करोगे तो a की वैल्यू आएगी, और इनके अंतिम पदों का गुणनफल करोगे तो b अंत वाले यानी c की वैल्यू आएगी। तो 5 दिया है 15:4 × 8, ये हो गया a और c का अनुपात आ जाएगा 15:8। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया है कि तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं का गुणनफल, तो सीधे कुछ नहीं, उसने कहा है 5:6:7। तो इसके हिसाब से इसको हम मानेंगे 5x, ये हो जाएगी 6x और ये हो जाएगी 7x। उसने कहा इनका गुणनफल 5670 है, तो यानी 5x गुणा 6x गुणा 7x बराबर 5670, ये तो उसने कहा है। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा ना करा के ऐसे ही 7 से पहले काट देंगे, तो ये 810 आ जाएगा। अब देखेंगे क्या ये संख्या 6 से कट जाएगी। सबसे पहले इसको हम 3 से काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 270, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखते हैं 5 से ये संख्या कट जाएगी, तो 5 से काटेंगे तो 5×5 25, 5×9 10 आ जाएगा, सॉरी 5×4 20 आ जाएगा। हमने देखा कि 2x³ बराबर आ गया 54 के, 2 से काटेंगे तो x³ बराबर आ जाएगा 27 के। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आ जाएगी 3। x की वैल्यू हमने 3 ज्ञात कर ली। कहा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो एक संख्या 5x थी, एक संख्या 6x थी, एक संख्या 7x थी। x का तीनों में गुणा है, तो ये गुणांक जिसका बड़ा होगा तो वही संख्या बड़ी होगी, तो 7x से बड़ी होगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू है 3, अर्थात बड़ी संख्या आ जाएगी 21।
अगर छोटी संख्या पूछता है तो 5x, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 15 आ जाएगी। उसने बड़ी संख्या पूछी है तो ऑप्शन नंबर सी यानी 21 सही हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में कहा गया दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। तो कुछ नहीं, सीधे a अनुपात b है 4:5, ये दो संख्याएं थी। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, इसमें हमको करनी है 20% की वृद्धि, और इसमें करनी है 25%, सॉरी इसमें 20% की वृद्धि और इसमें 20% की कमी। अब ऐसे हम सीधे 4 का 20% निकालेंगे, दशमलव में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक जीरो इसमें भी बढ़ा लेते हैं, एक जीरो इसमें भी बढ़ा लेते हैं, तो ये संख्या 40 और ये संख्या 50। अब हम इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो ये अपने आप में 100% था, तो ये हो जाएगा 120/100। तो सीधे ये संख्या आ जाएगी 48। अब इसी प्रकार से संख्या प्रारंभिक 50 थी, 20% की कमी यानी 80 आ जाएगा, 80/100, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 40। यानी अब नई संख्या, अब a का नया मान हो गया 48 और b का नया मान हो गया 40। उसने कहा है कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात कितना है। तो अब इनका अनुपात देखते हैं, दोनों में 48 और 40 आ गया, इसमें भी 6 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 8 का भाग इसमें चला जाएगा, तो 8 6 48, 8 5 40, 48 का आंसर आ जाएगा 6:5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अगली क्लास में आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।